ईरान की ओर से IRGC का दावा है कि उसने जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इसमें जो थार्ड सिस्टम था वो तबाह कर दिया गया है अमेरिका का, ऐसा IRGC का कहना है। इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे रिपर ड्रोन को गिराने की बात हो रही है, MQ-9 जो अमेरिका का है, उसके ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया है, ऐसा IRGC का दावा है। उधर बुधवार की रात अमेरिका की ओर से भी हमला किया गया। ये लगातार 12वीं बार था जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो दोनों ओर से हमले जारी हैं। इस बीच कई सारे और घटनाक्रम सामने आए हैं। जैसे बीते 24 घंटे की अपडेट की बात करें तो ट्रंप ने ईरान में फिर से भारी बमबारी करने की धमकी दी है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों की धमकी आई है कि सऊदी पोर्ट से जो है वो जहाज दूर रहें। हूती भी अपनी तरफ से ताकत दिखा रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है इस जंग में, ऐसा अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है। चौथी बड़ी अपडेट की बात करें तो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने बताया है कि इस जंग में अब तक 37 अरब डॉलर यानी 3.6 लाख करोड़ रुपए अमेरिका खर्च कर चुका है। पांचवी बड़ी अपडेट की बात करें तो कच्चा तेल $92 के पार जा चुका है, यानी इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है। अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा इस युद्ध को लेकर बहस हो रही है, इतनी ज़्यादा खर्चे हम क्यों कर रहे हैं, इस युद्ध की आखिर ज़रूरत है भी या नहीं। तो सभी अपडेट्स पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ तर्कश में दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संजीव सिरोही सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिरोही सर के पास सबसे पहले चलते हैं। सिरोही सर, IRGC का दावा तो आपने सुना है, युद्ध के दौरान भी कहा गया था कि थार्ड को तबाह किया है हमने, कुवैत और जॉर्डन पर लगातार हमले करने के दावा कर रहा है IRGC। आपके हिसाब से क्या जानकारी है आपके पास, IRGC के इन दावों में कितनी सच्चाई होगी? देखिए वैभव जी, पहली बात तो जय हिंद, धन्यवाद आपका अपने अपने चैनल पे जो एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। देखिए ये जो दावे किए जाते हैं, ये दोनों साइड से दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी पुष्टि जो है बाद में पता लगती है जब बैटल इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है कि अगर हमला किया था, थार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका असर क्या पड़ा। तो वो सब चीजें जो है दावों से हम नहीं कह सकते, पर हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है जिस तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जैसे आपने बताया 12वीं रात को भी हमला हुआ और अभी हमले और जारी रहेंगे, उसी हिसाब से देखा जाए तो ईरान भी हमला कर रहा है। इस बारी खास बात जो ये सेकंड फेज है लड़ाई का, जो कि अब स्टार्ट हुआ है, उसमें खास बात यह है कि अब ज्यादा हमले जो है जॉर्डन में हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो जो ये बहरीन, कुवैत और UAE और सऊदी अरेबिया में जो बेसिस थे, इनमें से कुछ जो है मिलिट्री एसेट्स को मूव करा दिया गया जॉर्डन में, ये सोच के कि जॉर्डन में ज्यादा महफूज रहेंगे, क्योंकि वहां से इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो जॉर्डन को भी सपोर्ट कर सकते हैं एयर डिफेंस के नजरिए से। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, यहाँ तक की खबरें हैं कि कई गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को ये एडवाइस कराया कि आप हमारे यहाँ से जो है अपने हमले ना करें, क्योंकि उनकी रिटेलिएशन में ईरान हमारे ऊपर हमला करता है, वो भी एक वजह है। और तीसरा जो है ये देखा गया है कि जॉर्डन से जब ईरान के ऊपर हमला होता है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अमेरिकन जो फाइटर्स वगैरह जाते हैं वहां पे ईरान के अंदर, तो ये सब चीजें होने की वजह से ईरान जो है जॉर्डन के ऊपर हमला ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो है अमेरिकन एसेट्स अब ज्यादा मौजूद है। तो मुझे लगता है ये जो दावे किए जा रहे हैं, अमेरिकन साइड से भी दावे किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, अभी इनमें कितनी सच है ये आने वाला वक्त बताएगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है, लेसन दोनों पार्टी जो है लेसन सीख रही है लड़ाई से, और उन लेसन को सीख के जो है ईरान अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टैक्टिक्स को बदल के कोशिश करता है कि जब वो मिसाइल और ड्रोन से अटैक करे तो वो जो है इंटरसेप्ट, सारे इंटरसेप्ट ना हो के कुछ इंटरसेप्ट हो, बाकी जो है वहां से उनके इंटरसेप्टर से निकल के टारगेट पे जाके हिट करे। तो उसकी वजह से दोनों साइड से बहुत नुकसान हो रहा है, और ईरान में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा कारगर है, इजराइल के पास भी और बाकी गल्फ कंट्रीज में, लेकिन ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर ज्यादा जो है बर्बादी हो रही है। जी वैभव जी। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, MQ-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमले की बात कर रहा है ईरान,
और ईरान की ओर से आईआरजीसी बार बार ये कह रहा है, आईआरजीसी के तमाम मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उनके सैन्य अधिकारियों को, उनकी बातचीत से तो ऐसा नहीं लगता कि उनके पास अभी हथियारों की कमी होगी या वो झुकने को तैयार हैं। हाँ वैभव जी, देखिए जहां तक MQ-9 की बात है, वो हर रोज ही ईरान के आसमान में उड़ते रहते हैं। हर रोज ही पर्शियन गल्फ में जो ईरान के बंदरगाह हैं, खासतौर से जहां पर कोस्टल एरियाज में ईरान ने अपने ड्रोन या अपने मिसाइलों की लॉन्च साइट बना रखी है, खासतौर से छोटी वाली मिसाइलें जिससे वो शिप के ऊपर इंटरडिक्ट करते हैं। शिप के ऊपर जो मिसाइलें इंटरडिक्ट करती हैं उनकी रेंज बहुत छोटी है, 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। छोटी छोटी मिसाइलें होती हैं, शिप को डुबाती नहीं है, लेकिन एक धमाका कर देती हैं। रात के टाइम में फ्लैश होता है, दिन के टाइम में धुआं होता है, मैसेज कन्वे हो जाता है कि यहां से शिप लेके जाओगे तो यू आर इन ट्रबल। जहां तक IRGC की बात है, वैभव जी, दुनिया में कोई भी फौज ऐसी नहीं होती है जो कि अपनी सरकार को कभी ये बोल दे कि हुजूर लड़ाई बंद कीजिए। हर फौज की बेसिक ट्रेनिंग होती है कि लड़ना है, जीतना है, हर फौज की। इंडियन आर्मी में भी हम हमारी फौज को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं देती हैं, या एयरफोर्स को, कि आप पीछे मुड़ के ऊपर वाले को कहिए कि सर जीत नहीं सकते तो अब लड़ना बंद करो। हम हमारी आर्मीज को, फौज में जो भी है, चाहे अफसर हो, जवान हो, जेसीओ हो, उनको हारने वाली मनोभावना में नहीं आने देते। कभी ट्रेनिंग भी नहीं होती हारने की। हर एक्सरसाइज में, हर एनुअल ट्रेनिंग में जवानों को, जेसीओस को और यंग ऑफिसर्स को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि बस तुम जीत रहे हो, आगे बढ़ो। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं देखी, कम से कम एयरफोर्स में नहीं देखी, जहां हमें बताया गया कि आप हार रहे हो। यंग फ्लाइंग ऑफिसर देवनाथ, या यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट देवनाथ, या यंग स्क्वाड्रन लीडर देवनाथ, कि भाई आप हार रहे हो तो उस हारने के युद्ध की तैयारी करो। नहीं, डिफेंसिव भी हम जब सीखते हैं वो भी हमारा ऑफेंसिव डिफेंसिव होता है, यानी हम लड़ के डिफेंसिव करते हैं। तो यही फॉर्मूला IRGC पर है। IRGC कभी भी नहीं अपनी सरकार को कहेगी कि जंग बंद कीजिए। दूसरी चीज देखिए, दुनिया में जो कुछ आर्मीज ऐसी होती हैं जिनकी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन ज्यादा होती है। इंडियन आर्मी में अभी तक कोई भी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन नहीं हुई। इंडियन आर्मी में आप वैभव जी हैरान हो जाएंगे कि हमें कोई इज्म नहीं सिखाया जाता, ना NDA में, ना IMA में, ना एयरफोर्स एकेडमी में, और ना बाद में जब हम कमीशन अफसर हो, कोई इज्म नहीं सिखाया जाता। लेकिन दुनिया में कई आर्मीज ऐसी हैं जहां पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन होती है। अब मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज, रशिया से लेकर, नॉर्थ कोरिया से लेकर चाइना तक, वियतनाम तक, ज्यादातर फौज में एक इज्म होता है। तो IRGC में भी पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन होती है, क्योंकि उनकी तो बुनियाद ही पॉलिटिक्स पर हुई थी। मैं बताना चाहता हूं 1 मिनट लगाकर कि IRGC को, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि IRGC क्यों मर मिटने के लिए तैयार है, क्यों वो हमले करना नहीं बंद करती, चाहे पत्थर से ही हमला करना पड़े। 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ और आयतुल्ला खमेनी पावर में आए, उस वक्त उनको ईरान की आर्मी पर भरोसा नहीं था। रिवॉल्यूशन के बाद 1979 फरवरी की बात कर रहा हूं, उनको अपनी एयरफोर्स और नेवी पर भरोसा नहीं था। क्यों? जाहिर बात है, उसके 2 महीने पहले, फरवरी 1979 में जब रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ फाइनली, उसके 2 महीने पहले, उसके 2 साल पहले ईरान की आर्मी किसी भी दुनिया की आर्मी की तरह से अपनी सरकार के साथ खड़ी थी। ईरान की एयरफोर्स और नेवी भी अपनी सरकार के साथ खड़ी थी, यानी शाह ऑफ ईरान के साथ खड़ी थी।
तो जब आयतुल्लाह अली खामेनी रिवॉल्यूशन करके देखिए बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट ऑफ पावर होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत सुंदर तरीके से पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। जब वो बने तो सबसे पहले उनको ये कहा कि आर्मी पे यकीन मत करो, अलग से एक पॉलिटिकल आर्मी खड़ी करो जो कि लॉयल हो, जो कि आयतुल्लाह के लिए पर्सनली व्यक्तिगत निष्ठा दिखाए। तो IRGC में लिया किसको गया मैं बताना चाहता हूं। कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेडिकल नहीं हुआ। IRGC में 1979 के बाद से जो भर्ती हुई जवान, JCO या अफसर, एक ही चीज देखी गई कि क्या ये एक वफादार कुनबे से आता है, क्या ये एक वफादार कस्बे से आता है, क्या इसकी पारिवारिक परंपरा में आयतुल्लाह के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा है। बस नो रिटन टेस्ट, नो इंटरव्यू, उसको अफसर बना दिया, उसको जवान बना दिया, JCO बना दिया। ये जो फीलिंग है हमें समझनी पड़ेगी। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और मैं बताता हूं वैभव जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्मी ना बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होती है, बहुत ही भयंकर कॉम्बिनेशन होती है। अमेरिकन्स ने सीखा, भारत ने भी, जैसे हम श्रीलंका में गए हमने भी सीखा। LTT इतनी हाईली मोटिवेटेड थी पॉलिटिकली, इंडियन आर्मी को रियली बेस्ट एफर्ट करना पड़ा। जी वैभव जी। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ है। इजराइल काफी विरोध कर रहा था। समझौते के तहत सऊदी अरब को बिजली बनाने के लिए परमाणु तकनीक देगा अमेरिका, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन नेतन्याहू को डर है, उनकी टीम को डर है कि भविष्य में ऐसा भी तो हो सकता है कि सऊदी अरब परमाणु संवर्धन कर ले, यूरेनियम का संवर्धन कर ले और उससे वो हथियार बनाने की भी कोशिश करे। इस समझौते को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वैभव जी, आप अगर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को समझे और इनकी हिस्ट्री को समझे तो इसमें 3 धड़े हैं जो कि कोशिश करते हैं कि वो इस्लाम के जो है लीडर रहे। एक तुर्की है, क्योंकि ओटोमन एम्पायर है, तो वो ये सोचते हैं कि, और जब से एर्दोगन साहब बने हैं वहां पे प्रेसिडेंट, वो ये सोचते हैं कि ओटोमन एम्पायर था तो इस तरीके से तुर्की का हक बनता है कि जितनी 56 या 57 मुस्लिम कंट्रीज है उनके हम लीडर बने। उधर ईरान है, वो कहता है कि हम मिडिल ईस्ट के लीडर हैं। और तीसरा जो धड़ा है वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है और वो आधुनिक भी है, अमेरिका के साथ बहुत पुराना उनका अलायंस है। तो वो जो ये 3 चीजें हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको न्यूक्लियर जो है सिविल यूज के लिए जो है डील की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये है कि देखिए, जब भी कोई न्यूक्लियर आप चाहे सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करें, उसको मिलिट्री यूज करने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो आपके यहाँ न्यूक्लियर जो है पूरा एसेट्स है और न्यूक्लियर पूरा जो है आपके पास यूरेनियम वगैरह है, तो उससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हो, उससे हथियार भी पैदा कर सकते हो। आपको सिर्फ उसको एनरिच करना पड़ेगा। जैसे ईरान को देखिए, ईरान भी बार बार कह रहे हैं तो हम तो सिविल यूज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसने जो है उसको एनरिच करना शुरू किया और अब 60% तो पहुंच गया। नॉर्थ कोरिया के भी यही है, पाकिस्तान का भी देखिए। तो ये जो चीज है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सऊदी अरेबिया को करके एक तरह का जो है पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उसको चेंज करने की कोशिश करी है, ताकि अगर सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर जो है वेपन्स होते हैं तो सऊदी अरेबिया फिर जो है पूरे इस मिडिल ईस्ट का जो है बादशाह बन जाएगा। उससे खतरा जो है ईरान को भी रहेगा, उससे खतरा जो है तुर्की को भी रहेगा, उसको खतरा खास तौर पर जो है इजराइल के साथ भी रहेगा। तो ये जो है, इसमें इजराइल का बिल्कुल, अगर इजराइल को ने ऑब्जेक्शन किया है तो बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि वो तो ईरान के ही जो है न्यूक्लियर जो उनका सिस्टम चल रहा है, जो न्यूक्लियर उनकी पॉलिसी चल रही है, उससे ही उसको डर है कि कल न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो वो इजराइल के खिलाफ यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर सऊदी अरेबिया भी कल जो है एनरिचमेंट शुरू कर देता है तो उसका भी खतरा जो है इजराइल को होगा। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल का जो ऑब्जेक्शन है बिल्कुल जायज है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की है सऊदी अरेबिया के साथ, ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन इसकी पूरे इलाके की चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं इसी सवाल के साथ। देवनाथ सर, आपका क्या मानना है
क्या ये ईरान को काउंटर करने की कोशिश है कि सऊदी अरब को भी एक तरह से खड़ा किया जाए, या उसको भी परमाणु हथियार अगर ईरान के पास भविष्य में हो जाता है तो सऊदी के पास भी होना चाहिए, ऐसा अमेरिका कुछ चाहेगा? वैभव जी, एक बहुत ही सक्सेसफुल और इफेक्टिव वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो ये कहता है कि शायद सऊदी और ईरान दुश्मन हैं क्योंकि दोनों ही खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की भी खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम उस नैरेटिव में जाएं तो लगता है कि हाँ, सऊदी और ईरान के अंदर बड़ी टेंशन है, दोनों ही एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल तो ईरान को वेस्टर्न मीडिया ने, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ईरान को तो उन्होंने दगाबाज, धोखेबाज, विलेन डिक्लेयर कर दिया है। वैभव जी, क्या होता है, अमेरिका इन सब चीजों पे नहीं जाता कि कौन खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखो, मजे की चीज यही है कि ये जो वेस्टर्न मीडिया आज जो इनको खलीफा बता के बोलती है कि इनके अंदर राइवलरी चल रही है, अमेरिका ने तो इन चारों के साथ गर्लफ्रेंड, जैसे हम डेट पे जाते हैं। पाकिस्तान, वेस्टर्न मीडिया बोलती है खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रदूषित करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका पिंगे भर रहा है। तुर्की को बोलते हैं तुर्की खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से सुन्नी देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका तो अब तुर्की को पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने जा रहा है, F-35 बेचने जा रहा है। तुर्की तो नेटो का मेंबर है। सऊदी को तो आज की बात नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो जरा पुश कर रहा है। लॉन्ग टाइम जेस्टेशन होता है ये। देखिए, जब बोला जाता है कि हाँ न्यूक्लियर, पहला न्यूक्लियर का बीज बोने में ही 8-10 साल लग जाते हैं। सऊदी तो शुरुआती दिनों से ही, आप 1960 के दशक में चले जाएं, सऊदी में जो भी किंग होते थे वो हमेशा 60 की दशक से 70 की दशक से अमेरिका की जेब में रहे हैं, अमेरिका की गोद में बैठे हैं। ईरान, शाह ऑफ ईरान तो हम जाते ही हैं, वो तो प्रॉक्सी थे, प्रॉप अप किए गए थे अमेरिका के द्वारा। अभी क्या चेंज हुआ है? अभी कोई जमीनी हरकत नहीं हुई है। क्या सऊदी एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है? वैभव जी, सऊदी की ये खबरें हैं, मैं आपको जमीनी हकीकत बताता हूं। सऊदी में एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, सऊदी ईरान के अगर आप देखें। दूसरी है कि ईरान में जैसे हर दूसरा तीसरा बच्चा पीएचडी है, डॉक्टरेट है, वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्ट्रीम से आता है, ऐसा सऊदी में कभी भी रिवाज नहीं रहा। ईरान में दशकों से एटमॉस्फेयर ऐसा था कि बच्चा ऊपर तभी, डेमोक्रेसी है ना, बच्चा ऊपर तभी जाएगा ईरान में अगर वो डॉक्टरेट करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, एमटेक बनेगा, बीटेक बनेगा। ये माहौल सऊदी में कभी नहीं रहा। सऊदी में पिछले 70 साल से 60 साल से माहौल क्या है? अगर आप किंग के या प्रिंस के दोस्त हो, रिलेटिव हो, चाचा हो, ममेरे भाई हो, भतीजे हो या ग्रैंडसन हो, आप ऑटोमेटिकली वहां कोई मिनिस्टर बन जाओगे, किसी बड़े बड़े उद्यम जो एंटरप्राइज होते हैं उसके सीईओ बन जाओगे, कोई पीएचडी की तो सऊदी में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं। वो कैसे न्यूक्लियर पावर चलाएंगे? अमेरिका की चतुराई सिर्फ इतनी है कि वो सऊदी का जो पैसा है, पेट्रो डॉलर, जो कि उन्होंने अपने पास ही रखा है, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। और उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप यकीन मानिए, सारे टॉप मैनेजर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप इंजीनियर सब अमेरिकन ही होंगे वहां पर। अभी जो गल्फ कंट्रीज में है, आप जाइए, किसी भी गल्फ कंट्रीज में आप जाइए, न्यूक्लियर पावर प्लांट आप विजिट कीजिए, वो दिखाने के वास्ते उन्होंने एक आध लोकल लोगों को रखा हुआ है। और लोकल लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या है, एसी है, डीसी है, न्यूट्रॉन है, क्या है, उनको नहीं पता होता। लेकिन सारे मैनेजर्स, सारे लोग आपको जो कंट्रोल रूम में मिलेंगे गल्फ कंट्रीज में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, सब आपको अमेरिकन या वेस्टर्न लोग मिलेंगे। तो ये अमेरिका की चतुराई है। वैसे मैं बता देता हूं, भारत का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जब अमेरिका ने प्रपोजल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, बहुत भयंकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। उसके बाद जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की आधारशिला रख जाती है,
उससे लेकर पहली बार जब एक वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट बिजली बनाता है 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है। जी वैभव जी। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिरोही सर, हुती विद्रोहियों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने धमकी दी है कि सऊदी के पोर्ट में अगर कोई जहाज़ दिख गया तो हम हमला कर देंगे। हमला भी हुआ है, पाकिस्तान ने उसकी निंदा भी कर दी है। इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि हुती इस जंग से दूर रहें, उनके लिए वही अच्छा होगा। पहले दूर रहकर उन्होंने समझदारी दिखाई है, अब अगर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम उन पर काफ़ी बड़ा हमला करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले अमेरिका की रणनीति होती थी आंख के बदले आंख, अब ट्रंप प्रशासन की रणनीति है, उनका उद्देश्य साफ है, आंख के बदले हम सिर काटेंगे अपने दुश्मन का। तो उनके इस बयान को हम कैसे देखें? देखिए वैभव जी, जहां तक सवाल है आंख के बदले सिर काटे, वो बिल्कुल ठीक बात है। अब वो सिर काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे ये देखने वाली बात है। एक बात बोलने की अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अब ये जो इन्होंने बाब अल मंदेब के जो बोला है कि उसको बंद कर देंगे, सऊदी के दो टैंकर्स के ऊपर कहते हैं कि हमला भी हुआ है, तो इससे साफ जाहिर है कि मेरा ये मानना है कि ईरान जो है अब डेस्परेट हो चुका है। ईरान के पास जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लेवरेज थी, वो लेवरेज अब जो है काम करना उसकी कम हो गई है, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से अमेरिका 12 रातें हो चुकी है जो अमेरिकन जो है ताबड़तोड़ हमले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 12 रातों में ईरान के अंदर वो बात अलग है। IRGC जैसे देवनाथ जी बोल रहे थे कि वो डॉक्ट्रिनेशन हुआ उनका पॉलिटिकल डॉक्ट्रिनेशन है, वो सब बातें ठीक है। पत्थर से भी लड़ेंगे, नखूनों से भी लड़ेंगे, वो लड़ते रहेंगे। लेकिन 12 दिन में और उससे पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है ईरान के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है। तो जब तबाही मच चुकी है तो ईरान के पास अब कोई चारा नहीं रहा। वो लास्ट जो उसका जिसको कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, जो तुरप का इक्का जिसको कहते हैं, वो तुरप का इक्का अब जो है बाब अल मंदेब है, ताकि और ज्यादा प्रेशर बने। अब ये जो बाब अल मंदेब है, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने बंद कर दिया। 20% वहां से सारा तेल आता था, तकरीबन 10% यहाँ से, तो इसका मतलब 30% तो आपने बंद कर दिया। बाब अल मंदेब को बंद करने से और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितना यूरोप के थ्रू जो भी हमारा या चाइना का या जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है, उनका जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सारा का सारा बाब अल मंदेब से होता था, और वो यूरोप निकल जाता। जैसे मेडिटेरेनियन सी में घुसे तो यूरोप में पहुंच जाते थे। लेकिन अगर ये भी किसी तरीके से बंद हो जाता है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी और अमेरिका के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा। और मेरा ये मानना है कि शायद अमेरिका, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ज्यादा इन्वॉल्व है, ये सिर्फ धमकी है, इसके लिए बाकी देशों को सामने आना पड़ेगा खास तौर पर। क्योंकि अगर आप देखें, जब ये हमास ने हमला किया था 2023 में, तो 2024 के अंदर तकरीबन नवंबर से लेके मार्च तक जो है तकरीबन 40 जहाजों के ऊपर हौतीज ने हमला किया था। उसके बाद जापान और फ्रांस ने मिलकर जो है वहां पे एस्कॉर्ट करना शुरू किया था, जिसमें भारत ने भी एस्कॉर्ट करना शुरू किया था शिप्स को। तो अब भारत को सामने आना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए और समस्या बढ़ने वाली है। भारत को, जापान को, चाइना तो मैनेज कर लेगा, क्योंकि चाइना के जो है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, और ईरान हौतीज को बोलेगा कि चाइना के जो कॉमर्शियल वेसल्स हैं उनके ऊपर हमला ना करे। लेकिन भारत का इक्वेशन अब ईरान के साथ उतना अच्छा नहीं रहा जितना 2024 में था, क्योंकि उस समय भी भारत के जहाजों के ऊपर हमला हुआ था। तो हमने ईरान से बातचीत करके हौतीज को ये कहलवा दिया था कि आप हिंदुस्तानी की जो जहाज हैं उनके ऊपर हमला ना करें। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है बाब अल मंदेब बंद करके जो है ईरान ने अपनी डेस्परेशन दिखाई है, ईरान ने फ्रस्ट्रेशन दिखाई है। और मेरा ये भी मानना है कि जिस तरीके से ये 12 रातें लड़ाई हुई है, अगर अगले 12 रातें भी ऐसे चली तो ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा। IRGC कुछ भी बोलती रहे कि हमारे पास जो है बहुत हथियार है, हमारे पास मिसाइल है, ये है। 15 दिन अगर उसी तरीके से लड़ाई चली तो ईरान के को जो है ईरान पूरा नष्ट हो जाएगा। और अमेरिका एक सुपर पावर है। कई लोगों को मैं चैनल पर देखता हूं कि नहीं ईरान के पास ये है। अरे आपने जो है जिससे आप लड़ रहे हो उसकी आपको पावर का अंदाजा नहीं है। और जो
बुश ने कहा था कि हम स्टोन एज में बदल देंगे अफगानिस्तान को और ईरान को, जो है डोनाल्ड ट्रंप को, वो कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है। तो इसलिए ये एक जाहिर दिखाता है कि ये बाब अल मंदेब को बंद करके कितना डेस्परेट, कितना फ्रस्ट्रेट है ईरान। तो इसलिए इसमें बाकी देशों को भी, खास तौर पर फ्रांस को, यूरोपियन कंट्रीज को, जापान, इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज को सामने आना चाहिए और उसके लिए जो भी कोशिश की जाए, चाहे आप अपनी नेवी को कोलेशन, नेवी का कोलेशन करें और अपने जहाजों को सुरक्षित रखें। नहीं तो ये भी अगर बंद हो गया तो आप ये सोचिए कि जो है इन देशों की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। वैभव जी। बिल्कुल। सिरोही सर, आपसे एक छोटा सा सवाल और होगा, उसके बाद फिर हम देवनाथ सर के पास चलेंगे। ये बार बार हूतियों की भी जब चर्चा हो रही है, युद्ध के दौरान भी हो रही थी, इनकी असल ताकत है क्या? क्या ये अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं? इनके अंदर इतना मादा है? नहीं, इनका जो है मादा इनका जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। आपने देखा जब हमारे ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो वो जो है उसके बाद जब अमेरिका ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और इजराइल ने जब इनके ऊपर हमले किए, तो इन्होंने जो है अपना जो है एक पीस डील साइन की थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। उसके बाद आप देखिए बिल्कुल चुप बैठे थे। इनकी अपनी इंटरनल फैक्शन है, उनकी भी इनकी लड़ाई है। लेकिन ये जो अब जो हुती उठे हैं, जो दोबारा इनको ये लगा है कि जब साना एयरपोर्ट के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक हुई है, और जो कि हouthis मानते हैं, क्योंकि जो यमन की जो सरकार है जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, उसके पास तो हवाई जहाज ही नहीं है। और देवनाथ साहब और ज्यादा बताएंगे, उनके पास तो हवाई जहाज नहीं, और होंगे भी तो वो बहुत पुराने जहाज है, वो भी खत्म हो गए। तो ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट सोर्सेज बोल रहे कि हमने करी है, लेकिन उनके पास तो ये काबिलियत ही नहीं है कि हवाई जहाज से हमला कर सके। तो ये हमला सऊदी अरेबिया ने हमला किया इनके साना एयरपोर्ट के ऊपर, और वो भी इसलिए किया था कि ईरान से जो IRGC के खबरें ये है कि IRGC के लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी तक हुती चुप बैठे थे। तो इनको जो है बताने के लिए, इनको गाइड करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए कि अब समय आ गया है, आपको भी मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है इतनी ताकत नहीं है कि ये अमेरिका से, इजराइल से या बाकियों से इतना जो करे। पहले भी इनकी जो है बड़ी पिटाई हुई थी, और उस पिटाई के बाद ये ठंडे पड़ गए थे, और तब से लेके अब तक ठंडे रहे। लेकिन अब ईरान ने इनको प्रेशराइज किया, अपने IRGC के लोगों को वहां भेज के, और इनसे जो है जबरदस्ती ये काम कराया जा रहा है। अब ये कितने कामयाब होते हैं डिपेंड करता है कि बाकी कंट्रीज हैं देश की, जिसमें इंडिया मेन है और जापान वगैरह, फ्रांस वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इसको भी वो चुपचाप बैठे देखते रहेंगे, तो फिर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है बुरा हाल होने वाला है। तो इसके लिए भारत को भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, हुतियों वाला सवाल आपसे भी होगा कि वो जो करना चाह रहे हैं सऊदी अरब को लेकर, और तमाम धमकियां दे रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा, वो छूट गया था, सऊदी अरब को जो परमाणु तकनीक देने जा रहा है अमेरिका, उसको ईरान कैसे लेगा? उस घटना को ईरान कैसे देखेगा? वैभव जी, अगर सऊदी में न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल जाता है, उससे ईरान को कोई भी खतरा नहीं है। और ये ईरान के मिलिट्री जो प्रोफेशनल्स हैं उनका आकलन है। देखिए, जब तक आपके पड़ोस के देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली पैदा कर रहा है, कोई खतरा नहीं है। उसके बाद क्या वो वहां पर जो यूरेनियम है उसका परिशोधन करके, प्यूरिफिकेशन करके एटम बम बनाने की कोशिश करेगा? वो बहुत दूर की कौड़ी है। मैं आपको आइडिया बता देता हूं, टाइम फ्रेम। भारत में पहले जो हम बात की बात करते हैं, शुरुआती दौर में भारत में एटॉमिक पावर प्लांट हमने कब लगाने शुरू किए? 1964, 1966, 1974 में पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को यूज किया। हमें 10 साल लग गए एक्सपेरिमेंटल डिवाइस के। उसके बाद पॉलिटिकल कारणों से और इंटरनेशनल जो अलग अलग संधियां हैं, समझिए NPT है, अलग अलग नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में काफी सारी छोटी छोटी नियम कानून है। हमें 1999 में हमने पहली बार एक छोटा सा बॉम्ब एक्सप्लोड किया, वो भी एक्सपेरिमेंटल। तो बहुत समय लगता है। और उसके बाद देखिए 1999 में जो हमने पोखरण में एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब इस्तेमाल किया, डिवाइस को टेस्ट किया, तो 74 से 1999, और अब चलो सीक्रेट है ही नहीं, मैं बता ही देता हूं,
99 में जब हमने वो एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब एक्सप्लोड किया, ऑपरेशनली उसको सिग्निफिकेंट नंबर्स में बनाकर, 2 या 4 बना के तो फायदा नहीं है ना। आपको एक डिटरेंस वैल्यू अगर पैदा करनी है, आपके पास 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 30 होने चाहिए। वो करते करते हमको और 15 साल लग गए। तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो भ्रांतियां कि ईरान डर जाएगा कि सऊदी के पास एटम बम आ जाएगा और वो एटम बम वो ईरान पर फोड़ देगा, ये सब भ्रांतियां हैं, नैरेटिव्स हैं। देखिए, हूती के बारे में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं वहां में जो डकैत जलदस्यु की परंपरा है उसके बारे में अध्ययन कर रहा था। सदियों से, 700 साल 500 साल से ही जो भूमध्य सागर से फिर लाल सागर से अरब की खाड़ी है, वहां पे जलदस्यु का एक ट्रेडिशन रहा है। अब हम कहते हैं जलदस्यु, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, आप हमारे पानी से जा रहे हो तो पहले आप हमें पे कीजिए। अब वैभव जी, अगर हम मेडिएवल हिस्ट्री में जाएं, भारत में भी ऐसा होता था। जब व्यापारी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह में, तो रास्ते में जितने राजा मिलते थे सबको टैक्स देते देते जाना पड़ता था। मैं 400 साल 200 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो ये जो जलदस्यु वाली टैक्स कलेक्ट करो वाटरवेज की, ये अभी अगर हम देखें, हम ओमान की खाड़ी की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर पोर्चुगीज का तो रिटर्न रेफरेंस है कि पोर्चुगीज शिप्स जब वहां जाती थी, वास्को ड गामा के बाद की बात कर रहा हूं, कि उनको वहां पर एक जो लोकल सुल्तान होते थे उनको एक खुश रहो वाला गिफ्ट देना पड़ता था। और फिर वो कहते थे जाओ जाओ इंडिया की तरफ जाओ, अपने कंडीमेंट्स गरम मसाले इंडिया से लेकर वापस आओ। तो ये परंपरा हमेशा से वहां रही है। मैं हूतीस की बात कर रहा हूं। अगर आप देखो, सोमाली पायरेट्स होते थे, इनके पास छोटी छोटी नावें होती थी लकड़ियों की, ओबी मोटर लगा के इन्होंने 4 साल तक अफ्रीका के जलडमरू पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर रूल किया। कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी नाव में 4 सोमाली पायरेट्स लुंगी में पहन के घूम रहे हैं, पैरों में चप्पल, हाथ में एक AK-47। और अमेरिका समेत यूरोप की 14 नेवीज ने वहां पे 4.5 साल जोर लगाया। इंडियन नेवी ने भी 2-2-2 करा के टोटल 6 शिप्स को भेजा। हमारी शिप्स, हमने उनके गठबंधन को नहीं ज्वाइन किया क्योंकि हमने कहा हमारी नेवी के शिप्स जो हैं वो अदन की खाड़ी में अमेरिकन कंट्रोल में नहीं जाना चाहती, तो हमारे शिप्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे। 4.5 साल लग गए इन सोमालिया के जलदस्युओं को काबू में लाने में। हूती ने यही करना है। अब देखिए, हम बावल मंडेब की बात करते हैं, इतनी जरूरी नहीं कि बावल मंडेब, कहीं पर भी कर सकते हैं। एडन से लेकर सुएज कैनल तक का पूरा जो एरिया है, आपको क्या चाहिए? 2 बहादुर नौजवान जो मौत से नहीं डरते, मैं हुतीस की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी धाउ जिसमें ओबी मोटर लगा हुआ है, उस पर एक मशीन गन और 2 हथगोले, बस। अगर उसके पास एक छोटी सी मिसाइल है जो 10 से या 20 किलोमीटर तक जा सके और जिसमें कि एक छोटा सा वॉरहेड लगा हो, क्योंकि वॉरहेड को जो भी है, मतलब छोटा सा वॉरहेड लगाओ, 5 किलो का हाई एक्सप्लोसिव, 8 किलो का हाई एक्सप्लोसिव काफी है आपको एक जलमार्ग बंद करना। वैसे मैं शिपिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं क्योंकि बहुत हैवी इंश्योरेंस होता है। आप किसी शिप को बस वायरलेस पे धमका दीजिए, हुतीस की बात कर रहा हूं, कि भाई तू मुड़ जा, वापस चला जा, नहीं तो हम हमला करने वाले हैं। आप देखेंगे आधे शिप्स के जो कैप्टन हैं या आधे शिप्स की जो कंपनी है, कंपनी का मालिक बोलेगा भैया वापस आ जा, डोंट टेक रिस्क। तो हुतीस बहुत इफेक्टिवली ब्लॉकेट कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल उन्होंने कहा पूरी दुनिया को नहीं रोकेंगे, उन्होंने कहा जाओ पूरी दुनिया के सारे शिप जाओ, एक्सेप्ट शिप्स जो सऊदी के बंदरगाह में जा रहे हैं रेड सी में, या जो सऊदी के बंदरगाह लाल सागर से बाहर निकल रहे हैं। हुतीस बहुत इफेक्टिवली इसको कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट जी। बिल्कुल।
इससे जुड़ा एक सवाल है, सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, अगर सऊदी के तेल टैंकरों पर हूती हमला कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हूतियों को पीछे से समर्थन होता है ईरान का। क्या आने वाले दिनों में हम ऐसा देख सकते हैं, युद्ध से पहले भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी, क्या सऊदी कभी ये करने की कोशिश करेगा या उसके अंदर इतना गुस्सा, इतना उबाल आ जाएगा कि वो सीधे ईरान से भिड़ने की कोशिश करे? जी नहीं, देखिए मेरा ये मानना है, अगर ईरान से भिड़ना होता तो जब आर्मको वगैरह ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया था, जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसके ऊपर भी हमला किया था, तो और बाकी जो है कई उनके जो है साइट्स पे हमला हुआ था सऊदी अरेबिया का, तब सऊदी अरेबिया ने हमला नहीं किया, तो वो जो है अब ईरान के ऊपर क्यों हमला करेगा? नंबर वन। नंबर दूसरा, इसके लिए जो एक चीज, जो पेचीदा चीज आ रही है, जो समझनी हमको जरूरी है, अगर आपको याद हो पिछले साल सितंबर में तकरीबन 1 साल पहले सऊदी का और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, और उस डिफेंस पैक्ट में एक क्लॉज था जिसके मुताबिक एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। तो अब जो है, जब से ये हौतीज ने सऊदी अरेबिया को धमकी दी है और डराने की कोशिश करी है, तो सऊदी, क्योंकि जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट हुआ था, पाकिस्तान ने अपने तकरीबन 8,000 सैनिक, मतलब एक डिवीजन के करीब या डिवीजन माइनस के करीब वहां पे भेज दी थी, और कुछ जो अपने हवाई जहाज भी F-15 F-16 वहां पे हवाई जहाज तैनात कर दिए थे। अब समय आ गया है कि जब अगर हौती सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो जमीनी हमला हो, चाहे वो बाब अल मंदेब या सऊदी पोर्ट जो यनबे पोर्ट है रेड सी के अंदर, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो इस लाजमन बात है कि पाकिस्तान को उसमें कूदना चाहिए। तो अभी की शाम की खबरें मैं देख रहा था, पाकिस्तान ने हौतीज को थ्रेटन किया है। उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल वाटर के ऊपर जो है इस तरीके से अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये हिपोक्रेसी है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान रोक रहा है तो तब ईरान जो है इंटरनेशनल वाटर को नहीं रोक रहा, लेकिन अगर हौतीज, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरेबिया को धमकी दी है, सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ है, तो वो इंटरनेशनल जो है वाटर्स के ऊपर जो अपना गलत जो है इस्तेमाल कर रहा है अपने पावर को। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर इन्होंने हौतीज ने हमला कर दिया इनके ऊपर सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया कहेगा कि आप जो हमसे पैसे लेके बैठे हो, अब जो है आपकी फौज, आपने यहाँ 8,000 सैनिक जो तैनात किए और हवाई जहाज तैनात किए, इनको इस्तेमाल करो, नहीं तो हम जो हमारे पैसे वापस करो, और जो आपके साथ डिफेंस पैक्ट है उसको हम खारिज करते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान जुड़ा एक सवाल और है सर, ये आखिरी सवाल होगा इस बातचीत का, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। अगर हम इस्लामिक देशों के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसा नेतन्याहू के देश का मानना है, इजराइल ऐसा चाहता है, ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो इसके लिए वो युद्ध लड़ रहा है, पाकिस्तान के पास कैसे परमाणु हथियार होने दिया गया अमेरिका और इजराइल के द्वारा? देखिए, जहां तक सवाल है अमेरिका की तो हमेशा जो है दोहरी पॉलिसी रही है, उनकी ड्यूअल पॉलिसी रही है। उनके लिए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उनका जो है हमेशा एक तरह का स्टूज जिसको कहते हैं, जैसे कहते हैं कि बच्चा है, तो वो उस बच्चे को जहां चाहे जिस तरीके चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर, और पाकिस्तान एक दिन में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया था। बहुत खबरें आ रही थी कि जो उनका, अब मैं उसका नाम भूल गया, जो साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर जो भी था, वो जो है कर रहा है। भुट्टो ने जब ये कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन, तभी अमेरिका को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये अमेरिका की जो दोहरी पॉलिसी है, अगर ईरान को कहते हैं कि उनके पास टेररिस्टों को पालता है, तो पाकिस्तान भी तो टेररिस्ट को पालता है, पर उसका असर इंडिया में होता है, तो इसलिए अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर हौतीज और हिजबुल्लाह और हमास जो है इजराइल को खतरा है, तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ये दोहरी पॉलिसी है। लेकिन जहां तक सवाल है इजराइल का, इजराइल ने, मुझे याद है कि तकरीबन 80s में जो है इजराइल ने, भारत सरकार जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो है उन्होंने कहा था कि हमें रीफ्यूलिंग जो है आप जो है फैसिलिटी दो। हम जो है पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम वो कोशिश कर रहा था, हम उनके जो न्यूक्लियर प्लांट जहां पे भी उनको खबर थी, वो साहब ने खबर दी थी कि वहां पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी की जा रही है, हम उसको जो है स्ट्राइक करेंगे। वो जो ये मतलब खबरों में है, अब तो ये डिक्लासिफाई हो गई। मैडम इंदिरा गांधी ने इनिशियली हाँ कर दी थी,
लेकिन बाद में जो है किसी तरीके से अमेरिकन को पता लग गया, अमेरिकन ने प्रेशराइज किया और फिर बाद में उसको अबेंडन किया। तो इजराइल कभी नहीं चाहता है कि किसी भी मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं 56 या 57, दे आर ऑल एंटी इजराइली, दे आर ऑल एंटी अमेरिकन। अमेरिका के खिलाफ इतना खुल के नहीं बोलते हैं, सिवाय ईरान को छोड़ के या पाकिस्तान में कुछ लोग बोलते हैं। अदरवाइज सारी मुस्लिम कंट्रीज ईरान, अमेरिका को और इजराइल को लाइक नहीं करती है। इजराइल को खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अमेरिका को बोलते हुए डरते हैं। तो इसलिए ये जो इसको ईरान को जो आप बोल रहे हो, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है तो ईरान के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन या किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं हो सकता? नॉर्थ कोरिया का क्यों, डोनाल्ड ट्रंप साहब नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं रोक लेते हैं? नॉर्थ कोरिया तो खुल्लम खुल्ला जो है टेस्ट करता है मिसाइल का, जो कि अमेरिका की मेनलैंड को हिट करेगी, क्योंकि ये है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। वो इतना पावरफुल है कि वो कल अगर चाहे तो वो अमेरिका के ऊपर भी हमला कर सकता है। जी बिल्कुल। इसी आखिरी दो सवाल के साथ देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, एक तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने क्यों दिया गया, ये सवाल जो मैंने सिरोही सर से पूछा था उस पर आपका क्या मानना है? और दूसरा सवाल जो मैंने सिरोही सर से पूछा था कि सऊदी अरब और ईरान क्या भविष्य में किसी बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ सकते हैं अगर हूती लगातार परेशान करते रहे सऊदी अरब को? तो देखिए, जब पाकिस्तान परमाणु बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को पता था, जाहिर बात है। तो तभी से एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं या जनरल्स हैं, उन्होंने अमेरिका को बार बार ये वादा दिया कि उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं उनका इस्तेमाल या उनका रुख, इस्तेमाल तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन उनका रुख सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है। तो उस वक्त मुझे क्योंकि मैं ठीक है, अमेरिका ने भारत को कहा था, ये 1999 की बात है, अमेरिका ने भारत को कहा था कि अगर भारत भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ये 2002-2006 की बात है, कि अगर भारत भी, चलो पोखरण कर लिया हमने 1999 में, वो अलग बात है, अमेरिका ने भूल जाओ, पोखरण किया, वेरी गुड, वेरी बैड। अमेरिका ने 2002-2006 में हमें प्रपोजल दिया था कि अगर भारत भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत की तरफ रुख है उनके हथियारों का और ना कि इजराइल की तरफ। और ये एक, आप यकीन मानिए, अमेरिका करता कैसे है? क्या सिर्फ वो जनरल साहब बोल देता? नहीं वैभव जी, अमेरिकन को हम और आप जानते नहीं हैं। ये जितने पाकिस्तानी मूवर्स एंड शेकर्स, पाकिस्तान में पहली चीज तो है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, फायर करने के लिए एक अजीब सा सिस्टम है, कोई 7 या 9 लोग डिसाइड करते हैं। ये जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कंट्रोल वाले लोग हैं, अमेरिका ने इनको लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में जमीनें दी हुई हैं, फ्लैट्स दिए हुए हैं। इनके बच्चों को, चाहे वो, हम सोचते हैं जनरल्स या एयरफोर्स के एयर मार्शल, नहीं, उनके तो बच्चे हैं ही, पॉलिटिशियंस के बच्चों को, आईएसआई के जितने टॉप ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को अमेरिका ने अपने यहाँ एक से एक, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, एक से एक बेहतरीन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब दिलवा रखी हैं। अमेरिका ने इनके नाम पर अमेरिकन बैंक्स में, क्योंकि इन सबको मालूम है एक दिन शायद उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, मैं पाकिस्तानी टॉप पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, जनरल्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका ने इन सबके नाम पर एक एक अमेरिकन बैंक में, कहीं पर 1 मिलियन, कहीं पे 2 मिलियन, कहीं पे 5 मिलियन, कहीं पे 10 मिलियन डॉलर रखे हुए हैं। तो ये लोग जब कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं करने देगा, वो इनकी ये मतलब दिली तमन्ना होती है, क्योंकि नहीं तो इनके बच्चों की नौकरी जाएगी, इनके न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस में फ्लैट जो है वो जब्त हो जाएगा। ये चीजें हम लोग, वैभव जी, आप, मैं, कर्नल सिरोही, हम लोग इस तरह की जो पेचीदगी है इससे माइल्स एंड माइल्स पीछे हैं। जी
बिल्कुल। सिरोही सर, देवनाथ सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि आगे क्या हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। जो भी नई अपडेट सामने आएगी वो लगातार वन इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.